Hello dear friends, welcome to our channel. So now we are going to discuss about next topic वैदिक कल्चर। तो इस टॉपिक में हम जो बातें करने वाले हैं वो होंगे वैदिक सभ्यता के बारे में और वैदिक कल्चर के बारे में। बेसिकली अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो वैदिक कल्चर जो है वो 1500 BC से 600 BC तक है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक पीरियड। एक को हम कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, यानी कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक पीरियड 1500 BC से 1000 BC तक रहा और लेटर वैदिक पीरियड यानी कि जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 BC से 600 BC तक रहा है। अब इनमें बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें कि बदलाव आया, यानी कि ऋग्वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में उनमें बदलाव देखने को मिला। ठीक है, शुरुआती तौर पर जो आर्य थे वो पंजाब के इलाकों में आकर बसे। ठीक है, आप देखिए ठीक है, देखो तो ये हो गया इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और ये हो गया पाकिस्तान के हिस्से। ऊपर अफ़गानिस्तान है, ये सारा क्या है, हिमालयन एरिया है। तो यहाँ पर एक रिवर आती है और उस रिवर का क्या नाम है, इंडस। ठीक है, इस रिवर का क्या नाम है, इंडस, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, सिंधु। ठीक है, और आज इसे क्या कहा जाता है, इंग्लिश में हम कहते हैं इंडस। अब इसकी जो कुछ सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, जैसे कि पंजाब है, पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। ठीक है, अब 5 नदियाँ जो कि पहले इसे लिया जाता था सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब क्या है कि यहाँ पर 7 नदियाँ मानी जाती थी और वो सभी सिंधु की सहायक नदियाँ थी, जैसे कि वितस्ता आज के टाइम बोलते हैं झेलम को, अस्किनी कहा जाता है चिनाब को, और शतुद्री जो कि आज कहा जाता है सतलुज को। ठीक है, एंड विपास कहते हैं ब्यास रिवर को, और एक रिवर थी सरस्वती। सरस्वती को पहले कहते थे सुरस्वती। ठीक है, तो सिंधु एंड वितस्ता, अस्किनी, शतुद्री, विपास, सरस्वती और एक दो रिवर और भी हैं। ठीक है, जैसे कि एक थे परुष्णी आज बोलते हैं रावी को। तो इन रिवर से ये जो 7 नदियां हैं इससे मिलकर क्या बनता था, इसको कहते थे सप्त सिंधु। तो सप्त सिंधु का जो इलाका है, जैसे कि अब इसी इलाकों में यहीं पर ये सारी नदियां आती हैं। ठीक है, पंजाब के इलाकों में तो इसी, और यहाँ पर सरस्वती। तो यही इलाका जो था इसको ही आप कहेंगे ये सप्त सिंधु का इलाका था, जहाँ पर मूल रूप से आर्य आकर बसे थे। ठीक है, और यहीं से ही उनका आगे विस्तार शुरू हुआ था। तो आर्यों की जो सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी और इनकी जो मूल भाषा थी या इनकी जो प्रयोग की जाने वाली भाषा थी वो संस्कृत थी। और बेसिकली आप देखते भी हैं जो ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है, ज़्यादातर हिंदू पीरियड, हिंदू धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ हैं वो संस्कृत में ही लिखे गए हैं। तो इनकी जो भाषा थी वो कौन सी है, संस्कृत। ठीक है, और ग्रामीण ये सभ्यता थी। पॉलिटिकली जो विस्तार है, सबसे पहले आता था कुल। ठीक है, उसके बाद आता था ग्राम, फिर आता था वेश, फिर आता था जन, फिर आता था राष्ट्र। ठीक है, तो कुल का जो मुखिया होता था वो मूल रूप से पिता होता था घर का। ठीक है, ग्राम का जो मुखिया होता था वो ग्रामीणी होता था, जन का जो मुखिया होता था उसे राजन कहा जाता था। तो ये क्या थी, ये प्रशासनिक इकाई थी जो कि इस प्रकार से बटी हुई थी। ठीक है,
और जैसे अभी नदियों के बारे में मैंने आपको बताया कि सप्त सिंधु के बारे में तो मैंने आपको बताया। अब ऋग्वेदा में जो मुख्य तौर पर नदी का वर्णन किया गया वो सिंधु नदी का किया गया। बेशक गंगा आज सबसे पवित्र नदी है, पर ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र सिर्फ एक बार ही हुआ है, ठीक है। और ज़्यादा जो जिक्र है वो हुआ है सिंधु का। सबसे जो पवित्र नदी के तौर पे जिक्र किया गया वो सरस्वती का किया गया, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि एक नदी सूक्ता है, ठीक है। नदी जैसे सूक्तों में विभाजित है ऋग्वेद, तो एक नदी सूक्त है जिसमें कि 40 नदियों का वर्णन वहाँ पर किया गया है, ठीक है। और सप्त सिंधु के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर एक लड़ाई हुई जिसे कि दशराग्य युद्ध कहा गया है, ठीक है। अब इसमें 10 जन और सुदास की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में सुदास जो था वो जीत गया, ठीक है। जिसको ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई है, इसको दशरांजय युद्ध कहते हैं, जो कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन जो है, इस लड़ाई का वर्णन किया गया है, ठीक है। बेसिकली उस टाइम पे पैसों के लिए या इन मामलों के लिए लड़ाई नहीं हुआ करती थी, और युद्ध के दौरान एक गविष्टि शब्द का इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक है। गविष्टि का मतलब है गायों की खोज, ठीक है। गायें जो थी वो उस समय का महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट जानवर थे, और उसे अधन्य जानवर के तौर पे माना जाता था। इसका मतलब है न मारे जाने वाला, दैट कैन नॉट बी किल्ड, जिसे मारा नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति उस समय गाय के मार देता तो उसे मौत की सज़ा हो सकती थी, या देश से भी निकाला जा सकता था। इस तरह के जो सज़ाएं हैं वो दी जा सकती थी, ठीक है। और जो इलाके में यानी एक जैसे अभी हमने पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया कि कुल से लेके राष्ट्र तक, बट मिनिस्टर्स के बारे में ऋग्वेद काल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, कि मंत्रियों के बारे में कोई चर्चा नहीं मिलती, ठीक है। अब पुरोहितों के बारे में चर्चा मिलती है। पुरोहित जो होता था वो राजा का सबसे खास व्यक्ति होता था, ठीक है। एक तरह से राजा के बाद दूसरा नंबर जो आता था तो वो पुरोहित का ही आता था, राज पुरोहित का। वो सारे धार्मिक काम भी, यज्ञ भी, और उसको सलाह भी देता था। उसका सबसे अच्छा राजा का सबसे अच्छा दोस्त भी पुरोहित को ही माना जाता था, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम सोसाइटी की बात करें, ठीक है, तो सोसाइटी जो थी वो वर्णों में विभाजित थी। जैसे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण का वर्णन किया गया है, ठीक है। और किसमें? पुरुष सूक्त में। तो चातुर्वर्ण में क्या है कि ये माना गया है कि 4 वर्णों में समाज उस समय जो था वो विभाजित था, ठीक है। ये मैंने आपको पहले धर्म ग्रंथ वाले वीडियो में भी बताए थे, ठीक है। जैसे कि एक क्या है, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। पहले ये जो विभाजन था समाज का, सोसाइटी का, ये काम के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं था, ठीक है। यानी जो जैसा काम करता है वो उस कैटेगरी में आ जाता था। अगर कोई पढ़ने लिखने पढ़ाने का काम करता है तो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का या राजा से संबंधित कार्य करता है तो वो क्षत्रिय होगा। कोई फार्मर है या मर्चेंट है, बैंकर है तो वैश्य होगा। आर्टिजन है, लेबरर हैं, वो शूद्र होंगे। और एक ही परिवार के अलग अलग लोग अगर अलग अलग काम करते हैं तो वो अलग अलग वर्णों से संबंधित हो सकते हैं। यानी कोई रिजिडनेस नहीं थी, कठोरता नहीं थी। ऋग्वेद काल की बजाय उत्तर वैदिक काल में ये कठोरता जो थी जन्म के आधार पर आ गई, ठीक है। यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही रहेगा। इस तरह ये उत्तर वैदिक काल में आई, ठीक है। तो ये जो माना गया है चातुर्वर्ण में, ब्राह्मण जो हैं वो ब्रह्मा के ये मुख से पैदा हुए, ये भुजाओं से, ये जंघाओं से, और शूद्र चरणों से, ऐसा जो है वो माना गया, ठीक है। तो ये है
चातुर्वर्ण के बारे में। और बेसिकली वैदिक कल्चर जो था, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन मात्र सत्तात्मक थी, यानी कि फीमेल डोमिनेटेड थे, पर आर्यन सिविलाइजेशन जो है ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। यहाँ पर जो ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी वो पुरुषों को दी जाती थी। पर ऐसा नहीं है कि महिलाओं को एजुकेशन नहीं मिलती थी, एजुकेशन मिलती थी। और बहुत सी ऐसी विद्वान औरतें जो है उनका जिक्र आता है, जैसे कि एक घोषा नाम था या लोपामुद्रा। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक उस समय के याज्ञवल्क्य नाम के एक विद्वान थे, तो गार्गी नाम की एक विदुषी औरत थी जिसने कि याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी, धार्मिक और यानी कि शास्त्रार्थ के लिए उसने चुनौती दी थी। ठीक है, तो ये बातें हैं एजुकेशन यानी कि उनके रिगार्डिंग। अब अगर हम बात करें उनके खाने पीने की, तो कई तरह की फसलें उस समय हुआ करती थी। ठीक है, हाँ, ये है कि मेन तौर पर जो है यानी गाय का जो इस्तेमाल है दूध के लिए किया जाता था और उससे जुड़ी चीज़ों के लिए किया जाता था। पर उस समय में लोग सोमरस भी पीते थे, जो कि खास वनस्पतियों से बना होता था, एक तरह की अल्कोहलिक ड्रिंक थी सोमरस। ठीक है, और महिलाओं को और भी कुछ प्रिविलेज मिले हुए थे। अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो वो अपने देवर से शादी कर सकते थे। ठीक है, एक शब्द आता है अमाजू, अमाजू कहा जाता था जो औरत अविवाहित रहती थी, शादी नहीं करती थी, तो उसको अमाजू कहा जाता था। ठीक है, और इसके अलावा मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल शुरुआत में, जैसे हमने आयरन एज और उसमें बताया था कि पहले क्या था, ब्रॉन्ज पीरियड था, बाद में क्या हुआ, बाद में आयरन पीरियड आया। ठीक है, जो कि वैदिक पीरियड के दौरान ही ये चेंज हो गया था। ठीक है, तो जो हथियार इस्तेमाल करते थे वैदिक पीरियड के दौरान, तो उस दौरान में कुछ मेटल के भी थे, हड्डियों के भी थे, और तीर जो बने होते थे, तीरों पर आगे या तो मेटल लगा होता था या जहरीले सींगों का कुछ हिस्सा लगाया जाता था। ठीक है, एंड लोहा जो था वो माना जाता है आर्यों ने ही खोजा था, उसको श्याम अयस कहा जाता था। श्याम अयस बोलते थे लोहे को, और माना जाता है लोहा जो खोजा वो आर्यों ने खोजा। और तांबे को कहा जाता था लोहित अयस। ठीक है, ये किसको बोलते थे, तांबे को। ठीक है, तो बहुत से देवी देवताओं का भी जिक्र इस पीरियड में देखने को मिलता है। ठीक है, जो जैसे कि इंद्र है, इंद्र उस समय यानी ऋग्वेद काल में इंद्र जो थे वो मुख्य देवता थे और वर्षा के देवता भी थे, और अगर कोई युद्ध हो जाए तो युद्ध का नेता भी था। पर टाइम बीतने के साथ साथ जो लेटर वैदिक पीरियड है, उत्तर वैदिक काल है, उस पीरियड में जो प्रजापत हैं, जो कि किनको कहा जाता है, ब्रह्मा को, वो सबसे लोकप्रिय हो गए। ठीक है, उन्हीं से ही सारा जो सृष्टि का रचना मान लिया, वो उन्हीं से मान लिया। वो ज़्यादा लोकप्रिय कौन हो गए, वो प्रजापत हो गए बाद के समय में। ठीक है, तो ये क्या है, ये लेटर पे, पहले यानी ऋग्वेदा पीरियड में तो कौन थे, इंद्र, बाद के पीरियड में कौन हो गए, प्रजापत। ठीक है, और इसके अलावा बहुत से ऐसी जानकारी उस समय की है जो कि हमें उन ग्रंथों से मिलती है। अब जैसे कि खेत हैं, तो खेतों में जो लाइन लगती है हल चलाने के बाद, उसको क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था। ठीक है, उस समय के लोग खेती करने से पूरी तरह से परिचित थे। और हाँ, ऋग्वेदिक पीरियड में खेती का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, पर लेटर वैदिक पीरियड में यानी कि उत्तर वैदिक काल में गायों के मुकाबले खेतों का महत्व जो था वो बढ़ गया था और खेती बड़े पैमाने पर होने लगी थी। उनको खाद के बारे में भी जानकारी थी, फसलों के बारे में भी उनको अच्छी जानकारी जो थी उस समय मिल गई थी। बहुत से ऐसे रचनाएं हैं जो इस पीरियड में की गई, जैसे कि वो मैंने आपको फर्स्ट धर्म ग्रंथ वाली वीडियो में सब कुछ बता दिया था। ठीक है, किस कौन से यानी कि ब्राह्मण कैसे लिखे गए, आरण्यक कैसे लिखे गए, एंड वेदों को किस प्रकार संकलित किया गया, वो सारी जो यानी कि वैदिक लिटरेचर है वो सारी जानकारी आप उस वीडियो से मिल जाएगी आपको। ठीक है,
तो ये क्या है, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो हैं हमें वैदिक पीरियड से पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या है कि अब जैसे उपनिषद के बारे में है, ठीक है, ये भी सार हैं एक तरह से, ठीक है, जो उस समय की हिस्ट्री है या उस समय की जानकारी है। और उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी जो जगह है, कौशाम्बी का जो शासन था, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी से हमें पहली बार पक्की ईंटों के बारे में जानकारी मिली, ठीक है। पक्की ईंटों के बारे में जो जानकारी हमें मिली वो कौशाम्बी से मिली है, जो कि कब थे, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ उस समय की बातें हैं। अब उसके बाद हम देखें जो उस समय संस्कार इस्तेमाल होते थे, जो आज भी हिंदू धर्म का बेस हैं, जो कि वैदिक पीरियड से ही चले आ रहे हैं। अब जैसे कुल मिलाकर जो संस्कार हैं वो हैं 16, ठीक है, जो कि गर्भधारण संस्कार से शुरू होकर और अंत्येष्टि तक जाते हैं, ठीक है। अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार जो होता है, ठीक है, यानी एक व्यक्ति के पैदा होने की बिल्कुल पहली प्रक्रिया से और अंतिम प्रक्रिया तक उसके सभी अलग अलग समय पे अलग अलग मौके के संस्कारों को किया जाता है। हाँ, ऐसा हो गया था कि जैसे आपको मैंने बताया ऋग वैदिक पीरियड में जो वर्ण व्यवस्था थी वो उतनी कठोर नहीं थी, पर लेटर वैदिक पीरियड में यानी उत्तर वैदिक काल में ये ज़्यादा कठोर हो गई, क्योंकि उस समय क्या हो गया, जैसे ब्राह्मण जो है वो केवल पढ़ने पढ़ाने का ही काम करेगा, ठीक है, और क्षत्रिय जो है वो टेरिटोरियल एक्टिविटी यानी कि अपने क्षेत्र को रक्षा करने के लिए, जीतने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करेगा। शूद्र जो है वो निचले, सबसे निचले दर्जे के लोग होंगे, और एक दूसरे से रिश्ते रखना बंद हो गया, ठीक है। जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था जो थी वो लागू हो गई और ज़्यादा कठोर होती चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ब्राह्मणों की जो गतिविधियाँ हैं उत्तर वैदिक काल में बढ़ गई, ठीक है। तो ये 16 संस्कार हैं, इनमें से पहला ये और अंतिम ये। एक क्वेश्चन आया था अभी एक एग्जाम में, उसमें विवाहों के संबंध में क्वेश्चन किया गया था, ठीक है, कि वैदिक पीरियड में किस विवाह को क्या कहा जाएगा या किस तरह से उसे उसकी डेफिनेशन रहेगी। जैसे एक है ब्रह्म विवाह, ठीक है। ब्रह्म विवाह में क्या होता था कि एक दोनों पक्षों की सहमति से जब विद डौरी, विद यानी कि प्रॉपर तरीके से शादी होती थी दहेज के साथ, उस शादी को क्या कहा जाता था, ब्रह्म विवाह। एक होता था दैव विवाह। दैव विवाह में क्या होता था कि अगर किसी ब्राह्मण ने या किसी विद्वान व्यक्ति ने कोई ऐसा काम किया है तो उसके फीस के बदले में जब लड़की की शादी उससे की जाती थी तो उसको कहा जाता था दैव विवाह, ठीक है। एक होता था गंधर्व विवाह, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गंधर्व विवाह क्या होती थी, एक तरह से लव मैरिज होती थी, ठीक है, यानी कि इसमें दोनों लड़का और लड़की अपनी पसंद से शादी करते थे, ठीक है। एक होता था राक्षस विवाह। राक्षस विवाह किस सिचुएशन को कहते थे, जब कोई व्यक्ति अपने अपोजिट सामने वाले व्यक्ति को लड़ाई में हरा के, युद्ध में हरा के उसकी बेटी से शादी कर ले या किसी लड़की को किडनैप करके उससे शादी करे, तो उसको क्या कहा जाता था, राक्षस विवाह, ठीक है। एक होता था अर्श विवाह। इसमें क्या होता था कि लड़की को पैसों के बदले में शादी कर दी जाती थी। और इसी तरह से असुर विवाह, ठीक है। तो असुर विवाह में भी ये होता था जब परचेज की हुई लड़की से शादी की जाती थी, खरीदी हुई लड़की से, तो उसको असुर विवाह कहते थे। एक होता था पिशाच विवाह, जिसमें क्या होता था कि यदि किसी लड़की के साथ रेप हो जाए, बलात्कार हो जाए, तब अगर उनको दोनों को शादी करने को मजबूर किया जाए या कहा जाए तो उस शादी को कहा जाता था पिशाच विवाह। तो ये उत्तर वैदिक काल में कुछ विवाहों के वर्णन हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं
वैदिक पीरियड के रिगार्डिंग, ठीक है। तो हमने सारी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो इसमें की हैं। तो होप आपको सही अच्छे से समझ आएगी। और अगर आपको कोई डाउट है या अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।